हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज के इस वीडियो में बार्क और एनपीसीआईएल को लेकर मैं आ गया हूँ फिटर मॉडल पेपर को। और ये मॉडल पेपर 3 है जो कि स्टेज 2 एडवांस टेस्ट में आप लोगों को पूछा जाएगा। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को शामिल करके ये बनाया गया है। आपके भी एग्जाम में चाहे आपका बार्क का हो या एनपीसीआईएल का हो, फिटर एडवांस टेस्ट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएगा, यानी कि 50 में 50 क्वेश्चन आप करके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन को ऑल पे प्रेस क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट देखिए अपनी तैयारी की जांच करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसा है, हम एडवांस टेस्ट देंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सक्सेस करियर की प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप में आपका फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड लगेगा। उसके बाद आपको स्टेट देके साइन अप कर लेना है। साइन अप के बाद फिर आप जो भी दिए रहेंगे यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा अपना डिटेल, जैसे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड आएगा। अब आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज में आएंगे। यहाँ पे बार्क से रिलेटेड सभी टेस्ट सीरीज लगभग बना दी गई है, जैसे स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकंड के स्टेज फर्स्ट की, उसके बाद प्लांट ऑपरेटर स्टेज 2 का, फिर यहाँ पे फिटर का और इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ना तो आप मोबाइल में यानी कि सक्सेस करियर ऐप पे भी दे पाएंगे। और ये वेबसाइट आप लोग नोट कर लीजिएगा, successcareer.class1.co.in, यानी कि आप successcareer.co.in पे आएंगे ना तो यहाँ पे जो जॉब अपडेट वाली वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप ज्वाइन सक्सेस करियर कोर्स और ज्वाइन ऑनलाइन मॉक टेस्ट सिर्फ एक पेमेंट में आप मोबाइल और वेबसाइट दोनों से लगा सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट का क्या होता है कि हम ऑनलाइन टेस्ट देने जाएंगे, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा तो हम कंप्यूटर पे टेस्ट दें, तो सेम पैसे में आप टेस्ट कंप्यूटर पे भी दे सकते हैं और ऐप पे भी दे सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यानी कि देखिए मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ये मॉडल पेपर 3 है। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 1 में मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी समझ लीजिए, मॉडल पेपर 1 में मैंने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करा दिया है। और मॉडल पेपर 2 में, ठीक है, मॉडल 2 में आप लोग को 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करा दिया है। अब मॉडल पेपर 3 में देख लीजिए, ये हम लोग यहाँ से 101 क्वेश्चन से लेकर कितना करने वाले हैं, 150 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। ठीक है, 150 थोड़ी, चलिए तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है कि एक डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। मैं यहाँ पे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सेम कलर हो जा रहा है। दिया है कि एक डिवाइडर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है एक डिवाइडर का उपयोग, तो याद रखिए एक डिवाइडर जो होता है वो सर्कल को स्क्राइब करने के लिए, यानी कि सर्कल को खींचने के लिए, आर्क को स्क्राइब करने के लिए, खींचने के लिए, और दूरियों को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा। आप यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 14,031 कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन है, जिनको डायरेक्टली अपडेट वगैरह मिलता रहता है, जॉब वगैरह आता है तो, और पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा, मैं डाल दूंगा। 102 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन सेट देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे बता पाएंगे कि कौन सा हिस्सा नहीं है। ऐसे मैं बता देता हूँ। देखिए कॉम्बिनेशन सेट में आपका क्या नहीं होता है, तो स्टॉक नहीं होता है। ठीक है, वो बोल रहा है कि सेट का हिस्सा नहीं, तो स्टॉक हिस्सा नहीं होता। बाकी प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और स्क्वायर हेड ये सभी कॉम्बिनेशन सेट में होते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कॉम्बिनेशन सेट का प्रमुख नोमेनक्लेचर देख लीजिए, कौन कौन सा पार्ट्स होता है। चलिए देखिए, ये कॉम्बिनेशन सेट मैंने आप लोगों को दिखाया है। यहाँ पे क्या होता है, एक स्क्राइबर होता है, यहाँ पे स्क्वायर हेड होता है, ये जो लेवल दिखाया गया है इस स्प्रिट लेवल को दिखाया गया है, यहाँ पे लॉक नट होता है। ठीक है, लॉक नट, और ये ब्लेड होती है, ये वाली पार्ट्स क्या है, ब्लेड है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये रिवॉल्विंग टोरेंट है। उसके बाद लॉकिंग नट आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और लॉकिंग नट यहाँ पे भी है, और ये है सेंटर हेड, और ये है प्रोटेक्टर हेड, ये पूरा प्रोटेक्टर हेड है। ठीक है, और ये क्या है, मेन स्केल है। तो ये पूरा नोमेनक्लेचर है। चलिए आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं।
103 नंबर के क्वेश्चन पे। आपके सामने दिया हुआ है 103 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको आंसर आएगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा अपने आंसर को। दिया हो कि अपने शुद्ध रूप में एल्युमिनियम का उपयोग इंजीनियरिंग कार्य के लिए नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम का जो पदार्थ है ना, हम इसका मटेरियल एल्युमिनियम का इस्तेमाल नहीं करते इंजीनियरिंग में। उसका मुख्य जो कारण है, एल्युमिनियम की शक्ति की कमी होती है ना, एल्युमिनियम में उतनी पावर नहीं होती है कि वो किसी चीज को रेजिस्टेंस कर पाए, प्रतिरोध कर पाए। इसलिए डायरेक्टली हम शुद्ध एल्युमिनियम का इस्तेमाल नहीं करते, उसके साथ कोई ना कोई अन्य धातु को मिलाकर उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसकी शक्ति कम होती है, इसीलिए शुद्ध एल्युमिनियम का इंजीनियरिंग में उपयोग नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है व्हाइट मेटल का एक मिश्र धातु है। व्हाइट मेटल एक मिश्र धातु है, उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, व्हाइट मेटल की जब भी बात हो यहाँ पे व्हाइट मेटल, तो उसके साथ हम लोग कॉपर को मिलाते हैं प्लस लीड को मिलाते हैं, लीड प्लस टीन को मिलाते हैं, और उसके बाद एंटीमनी को मिलाया जाता है, एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी। तो ये तीनों का मिक्सर होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर। दिया है एक स्ट्रेट पिन हैमर का पिन होता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको हैमर से हमेशा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्ट्रेट पिन हैमर को देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग बताएंगे कि कैसा होता है। देखिए, स्ट्रेट पिन हैमर का फिगर मैं आप लोगों को सामने दिखा दिया हूं, और ये हैंडल के साथ आप लोग देखेंगे, बताएंगे हैंडल के साथ ही पूछता है ये स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये हैंडल के साथ क्या होता है, सीध में होता है ये जो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हैंडल के साथ सीध में होता है। पिन जो होता है क्या है, हैंडल के साथ सीध में है। देख लीजिए फिगर देखिए, ये हैंडल के साथ जो इसका पिन, ये वाला पार्ट बोलते हैं पिन। देखिए, अगर यही पिन आपका कुछ इस प्रकार गोल प्रकार का रहेगा, गोल प्रकार का कुछ इस प्रकार, तो ये बॉल पिन हैमर है ना। इसी से हम लोग डिसाइड करते हैं, इस वाले पार्ट से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा हैमर है। तो यहाँ पे किस टाइप का दिखाया गया, तो आपको यहाँ पे दिखाया गया स्ट्रेट पिन दिखाया गया, देखिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये स्ट्रेट पिन हैमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 106 नंबर। ठीक है, 106 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। एक मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल का एक पूरा चक्र आगे बढ़ाता है, तो कितना आगे बढ़ाता है वो आपको याद होना चाहिए। तो ये जो बढ़ाता है ये 0.5 mm यानी कि 0.50 mm तक बढ़ाता है। एक मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल एक पूरा चक्र करता है ना, तो आगे कितना बढ़ता है वो, तो 0.5 mm बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट कितना होता है, तो ये होता है 5 मिनट तक होता है ना। एक वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट 5 मिनट तक होता है। ये जो सिंबल आप लोगों को दिखाया गया है ये मिनट का है, और ऐसे ही मान लीजिए एक के ऊपर ऐसे दिखा देते हैं तो अंश का है, और यही एक के ऊपर ऐसे दिखा देते हैं डबल, तो वो इंच का है। चलिए आगे देखते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिया हुआ है माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ क्या होता है। तो शून्य त्रुटि का अर्थ होता है ना कि जो हम लोग मापने वाले सतह होती हैं वो सिंबल पर, जो थिम्बल होता है उस पर शून्य मार्क और स्लिप पर डेटम लाइन नहीं मिलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शून्य त्रुटि। ठीक है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, स्पिंडल और एनविल के बीच में नगण्य नहीं गैप, नगण्य गैप नहीं, गैप अगर नगण्य है तो त्रुटि ही नहीं होगी। सिंबल पर शून्य मार्क दिखाई नहीं देता है तो भी मार्क नहीं दिखाई देगा, यानी कि कोई शून्य त्रुटि नहीं है। जब मापने वाला सतह संपर्क में होती हैं तो थिम्बल पर शून्य मार्क और स्लीव पर डेटम लाइन मिलती नहीं है, उसी को हम लोग शून्य त्रुटि कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर माइक्रोमीटर सही है तो हम लोग शून्य त्रुटि क्यों बोलेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। 109 नंबर दिया है यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर का सिद्धांत इस किसके समान होता है। तो यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर जो है ना वो वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर के समान होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर। दिया हुआ एक नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर की रीडिंग बताना है। सबसे पहले देखिए, ये माइक्रोमीटर के यहाँ से यहाँ तक एक खाने का मान 0.5 mm होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक खाना और ये दो खाना, 1 mm 2 mm। ठीक है, ये देखिए आधा mm आधा mm, 1 mm हो गया, फिर आधा mm 1.5 mm, ये 2 mm, यानी कि ये और ये बीच की दूरी 1 mm है, और यहाँ आधा आधा mm। तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 mm हो गया, और ये 2 mm हो गया, और ये आधा mm, यानी कि 2.5 mm यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पे दूसरे वाले पे देखेंगे
दूसरे भाग का मान कितना है, तो देखिए 35 हो गया, 35 के बाद 36, 37, 38, ये डेटम लाइन से मिल रहा है 38 वाला, तो प्लस यहाँ पे 0.38 mm दोनों को जोड़ दीजिए तो निकल कर क्या आ जाएगा, 2.88 mm करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो माइक्रोमीटर की रीडिंग दिखाया गया वो कितना है, 2.88 mm है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर दिया है, स्पार्ट फेसिंग की जाती है। तो स्पार्ट की फेसिंग की क्यों की जाती है, तो सतह को सपाट बनाने के लिए, ठीक है, सतह को सपाट बनाने के लिए, ताकि बोल्ट हेड पर सतह पर उचित सीट ले सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर दिया है, फ्लैट चीजल के किनारों पर एक मामूली उत्तलता क्यों दी जाती है। तो मान लीजिए ये फ्लैट चीजल मैं आप लोगों के सामने कुछ बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा देखेंगे इसको, ये मान लीजिए फ्लैट चीजल है, तो यहाँ पे उत्तलता दी जाती है कुछ इस प्रकार। सॉरी ये थोड़ा ऐसे बन गया है, थोड़ा मैं इसको सही कर दे रहा हूं। चलिए देखिए मैं उत्तलता आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार और इधर से कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे कुछ उत्तलता देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार दे दिया जाता है, इसी को कन्वेक्स बोलते हैं। ये फ्लैट चीजल पर क्यों दिया जाता है, याद रखिएगा फ्लैट चीजल पे देने का है ना कि ये किनारों पर डिगिंग ना करे, यानी कि डिग मतलब होता है खोदना, ठीक है। तो जब हम लोग जाप पे कटिंग करते हैं ना, तो किनारों पर क्या करेगा, चिन्ह बना देगा, डिगिंग कर देगा, यानी कि किनारा खराब कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बनाते हैं, उत्तलता दी जाती है, उत्तलता दी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कटिंग के किनारों के सिरों द्वारा डिगिंग को रोकने के लिए चीजल पर मामूली उत्तलता दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 113 नंबर दिया है, एक ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रोइंग क्यों की जाती है। तो यहाँ पे एक ग्राइंडिंग व्हील की जो ड्रेसिंग है और ट्रोइंग करने का मुख्य जो कारण है, उपकरण को से किए जाने वाले ऑपरेशन बढ़िया हो। ग्राइंडिंग व्हील में ड्रेसिंग और ट्रोइंग इसलिए किया जाता है, ग्राइंडिंग बढ़िया तरीके से हो, यानी कि एक ही उपकरण से किए जाने वाले ऑपरेशन से ड्रेसिंग और ट्रोइंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का चीजल का उपयोग किया गया है। यहाँ पे जो चीजल दिखाया गया है ये क्या है, ये जो चीजल है ये चीजल फ्लैट चीजल को दिखाया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये फ्लैट चीजल को शो कर रहा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन फंसाएगा, यहाँ पे आपको कटिंग में फ्लैट चीजल दिखा दिया गया है, लेकिन जब भी यहाँ पे ये क्या बना रहा है, ग्रूव बनाया जा रहा है। लेकिन ग्रूव बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, चलिए वो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अभी आपको फंसाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया फ्लैट चीजल, आपके चीजल के बारे में पूछा है, ना कि आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि इसमें ग्रूव कटा है। ये देखिए अभी देखिए दिया है कि प्रश्न 14 में चित्र देखें, यदि ग्रूवेज काटने में हो तो किस प्रकार के चीजल का उपयोग किया जाता है। तो अभी आप लोग क्या देखें, यहाँ पे चीजल कौन सा है, फ्लैट चीजल देखे हैं। तो 114 में बोल रहा है, तो आप आंसर क्या मार के आएंगे, 114 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें आप लोग मार के आएंगे कि फ्लैट चीजल दिखाया गया, तो फ्लैट चीजल यहाँ होगा, जो कि रॉन्ग आंसर है। अब देखिए ग्रूव को काटने के लिए याद रखिएगा, जब भी ग्रूव काटने की बात होगी तो उसमें हम लोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे। तो ग्रूवेज काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 116 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक एब्रेसिव है। तो देखिए कोरंडम, डायमंड और एमरी, ये सभी क्या है, प्राकृतिक एब्रेसिव पदार्थ हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक एब्रेसिव हैं। अगला, ग्राइंडिंग व्हील के लिए किस इकाई में खुरदरापन व्यक्त की जाती है। तो खुरदरापन यानी कि रफनेस वैल्यू व्यक्त की जाती है म्यू एम में, ठीक है, म्यू एम में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 118 नंबर, एक सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन पर फाई का मतलब होता है व्यास ना, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, 50 मिलीमीटर व्यास वाले माइल्ड स्टील शाफ्ट की फिनिशिंग ग्राइंडिंग की आवश्यकता होती है। सरफेस स्पीड क्या होगी यदि जाप की आरपीएम। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, 50 mm, ठीक है, कितना है, उनको उतार लीजिए। उसके बाद आपको आरपीएम दिया हुआ है, आरपीएम राउंड पर मिनट कितना है, 191 राउंड पर मिनट। चलिए तो इसका फार्मूला सबसे पहले देखेंगे। आपसे पूछा क्या हुआ है, सरफेस स्पीड, क्या पूछा है, सरफेस स्पीड, सरफेस स्पीड पूछा हुआ है।
तो आप इसे कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका फार्मूला याद रखेंगे, सबसे पहले पाई इंटू डायामीटर जो भी है डी इंटू आरपीएम। ये आरपीएम किस में है, अगर यहाँ पे राउंड पर मिनट दिया हुआ है और यहाँ डाया किस में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। डायामीटर ऑलरेडी कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। आरपीएम कितना दिया हुआ है, तो 191 दिया हुआ है बटा में 1000। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, जैसे 50 दूनी 2 बार में कट गया, फिर इसको काट लेते हैं, इसको काट लीजिए, 2 एकने 2, 1 बचा, 2 5 10 और 2 5 10, 1 बचा, 2 7 14, 1.757 में 1.57 में जब आप 191 से कैलकुलेट करेंगे ना, तो 29 दशमलव कुछ आपका आंसर आएगा ना, 29 दशमलव समथिंग, जो कि ऑप्शन में 29 के आसपास वैल्यू देखेंगे तो वो 30 वाला ऑप्शन आएगा। तो 30 मीटर प्रति मिनट आप कह सकते हैं। इस सरफेस स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 मीटर प्रति मिनट। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर दिया है, किस अवधि को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन आवर के नाम से जब कोई व्यक्ति कार्यस्थल पे कार्य करते उसको दुर्घटना हो जाती है ना, तो दुर्घटना होने के बाद जो 30 मिनट का समय होता है उसी को हम लोग गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। दुर्घटना के बाद के पहले 30 मिनट को हम लोग गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। उसी में फर्स्ट एड यानी कि फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राथमिक चिकित्सा के बाद के पहले का 30 मिनट तो ऐसा नहीं है, एडमिशन के बाद पहले 45 मिनट ये भी नहीं है, उपचार के बाद पहले 60 मिनट तो ऐसा भी नहीं है। जब दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के बाद 30 मिनट उसके दुर्घटना के बाद पहले 30 मिनट क्या होता है, गोल्डन आवर होता है। यानी कि दुर्घटना होने के बाद 30 मिनट जो होगा, जैसे अब भी मान लीजिए 12 बजे दुर्घटना हो गई, तो 12 बजे से लेकर 12:30 से 12:30 बजे तक आपका क्या होगा, ये गोल्डन आवर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए बताएंगे 120 नंबर। देखिए जो क्वेश्चन आप लोग को आ रहा होगा ना, वो उसका आंसर आप लोग बताते चलेंगे। दिया हुआ है कार्यस्थल में दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, यानी कि पहला कदम क्या है। सुरक्षा उपकरण का पहनना, चीजों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। तो देखिए सुरक्षा सावधानियों का पालन करना कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 120 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए बेकार के कागज को अलगाव के बिन का रंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इंडस्ट्री में या ऐसे भी आप लोग देखे होंगे, आपके गांव में भी प्रधान वगैरह बिन्स वगैरह लगा देते हैं। तो कलर कोड आपके फिटर ट्रेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ हम सभी तरह के कलर कोड को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले कलर कोड को हम लोग जानते देते हैं। ब्लू बिन्स बोलिए या ब्लू वेस्टेज बोलिए, ये क्या होता है, ब्लू कलर का जो वेस्टेज होता है, बिन्स होता है, उसमें रिसाइकलिंग मटेरियल को प्रयोग डालते हैं ना, रिसाइकलिंग जो हो सके। रिसाइकलिंग का मतलब होता है जिसका पुनः चक्रण हो सके। जैसे आइटम में क्या क्या आ जाएगा, तो पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ग्लास हो गया, बोतल हो गया, प्लास्टिक की बोतल हो गई, एल्युमिनियम कैंस हो गया, एंड अदर रिसाइकलेबल मटेरियल, जिसे पुनः चक्रण कर सके, ऐसे पदार्थ को ब्लू बिन्स में डालते हैं। पर्पज क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो दिस आइटम विल बी सॉर्टेड एंड प्रोसेस फॉर रिसाइकलिंग। यह आइटम जो होते हैं बहुत कमी है और इसकी उपयोग रिसाइकलिंग के लिए करते हैं। तो देखिए आपका आंसर मिल गया होगा, यहाँ पे बेकार के कागज बोल रहा है, और कागज वगैरह किस में, पेपर किस में आएगा, ब्लू बिन्स में आएगा। ठीक है, तो पहले ही वाले में आपका आंसर मिल गया। बेकार के कागज को अलगाव के लिए जो बिन्स का कलर कोड होता है, रंग का कोड होता है, वो नीला कलर होता है। तो 121 का तो आंसर मिल गया। लेकिन आपको मान लीजिए कागज का ही थोड़ी ना पूछेगा, कागज की जगह अगर ये पूछ देता कि प्लास्टिक की बोतल होगी तो भी ब्लू, एल्युमिनियम कैंस होगा तो भी ब्लू। अब देखिए ग्रीन कलर का आप बिन्स देखे होंगे, तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को डाला जाता है। यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होते हैं, जैसे फूड का स्क्रैप, बचा हुआ खाना हो गया, फ्रूट्स हो गया यानी कि फल हो गए, वेजिटेबल्स पिल्स हो गया यानी कि जो सब्जी बच जाती है उसको बोलते हैं, कॉफी ग्राउंड हो गया, टी बैग्स हो गया, यार्ड वेस्ट हो गया। ये इसके लिए क्या है, ग्रीन बिन्स का उपयोग करते हैं। हरा कलर का जो बिन्स है उसको यूज करते हैं। बिन्स का मतलब होता है यहाँ पे डस्टबिन, एक तरह से रखिए, बिन का मतलब डस्टबिन जिसमें डस्ट वगैरह डालते हैं। अब देखिए ग्रे या ब्लैक कलर का बिन्स होगा, वेस्ट बिन होगा, तो उसमें नॉन रिसाइकेबल
वेस्ट को डालेंगे, जिसका पुनः चक्रण वेस्ट का नहीं किया जा सकता उसको डालेंगे। तो आइटम दैट कैन नॉट बी रिसाइकल, ऐसे आइटम जिसको रिसाइकल नहीं की जा सकती है, कंपोजिटेड नहीं की जा सकती है, यानी कि खाद्य नहीं जा सकता। तो सर्टेन, जैसे कि प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक बोतल की बात होगी तो वो आपका ब्लू बिन्स में आएगा, और नॉर्मल प्लास्टिक जो आप लोग पॉलिथीन वगैरह लेकर आते हैं उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती है, फेंक दिया जाता है। तो देखिए स्टाइरोफोम हो गया, नॉन रिसाइकेबल पैकेज हो गया, ये सब किस में डाला जाएगा, ग्रे कलर ब्लैक बिन में डाला जाएगा। पर्पज क्या होता है, तो दिस वेस्ट विल बी डिपोजिटेड इन लैंडफिल आर इंसिनरेटेड। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो लैंडफिल है, जो खाली जगह होती है भरने के लिए, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो नॉन रिसाइकेबल आइटम है। अगला देखिए और भी कलर कोड है, जैसे येलो बिन्स, येलो डस्टबिन पूछ दे आपसे, तो इसमें हैजोर्डस वेस्ट को डाला जाता है, यानी कि रिस्की जो चीजें हैं, जोखिम वाली चीजें हैं, जैसे कि बैटरी हो गया, येलो बिन में डालिए, फ्लोरेसेंट बल्ब हो गया, केमिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, अदर हैजोर्डियस मटेरियल हो गया, ये येलो बिन्स में डाला जाता है। उसके बाद आता है रेड बिन्स ना, तो इसके मेडिकल वेस्ट को डाला जाता है, ठीक है, अगर है तो, जैसे यूज्ड ऑफ मेडिकल सप्लाई, शार्प्स यानी कि नीडल वगैरह हो गया, सुई वगैरह, ये क्या होता है, रेड कलर की बिन्स होती है, अदर मेडिकल वेस्ट में डाला जाता है। इसका पर्पज क्या है, टू सेफ डिस्पोज ऑफ मेडिकल वेस्ट टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। रेड बिन्स का प्रयोग जो डिपॉजिट किया जाता है ना, उसमें डिस्पोजल हो गया, सेफ्टी नीडल्स के लिए, जब आप सुई लगाने जाते होंगे तो वो लगा के रेड बिन्स में ही डालते हैं, तो इसका होता है कि अदर लोगों को बचाव कर सकें हेल्थ से रिलेटेड। अब होता है पर्पल बिन्स, यानी कि बैगनी कलर, तो इसमें ई वेस्ट को डाला जाता है, जैसे डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गया है उसको डालते हैं पर्पल, सच एज ए मॉडल फोन्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स। पर्पल क्या होता है, तो ई वेस्ट जो होता है कंटेंट्स वैल्यूएबल मटेरियल, उसके अंदर बहुत ही वैल्यू वाली पदार्थ लगे होते हैं, डेट कैन बी रिसाइकल्ड, जो कि रिसाइकल हो सकते हैं। मान लीजिए आपका घर में टीवी वगैरह है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, अगर खराब होता है तो कोई एक पार्ट भी, तार भी छोड़ देता है तो खराब हो जाता है। इसके मतलब थोड़ी ना कि हम लोग बिन्स में मतलब उसको फेंक दें, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पे ले जाएंगे तो वो निकाल के यूज कर सकते हैं, तो रिसाइकलिंग मटेरियल होता है, इसलिए उसी में डाला जाता है। तो ये हो गया। चलिए हम लोग आपको काफ़ी अच्छी चीज़ों से समझा दिए, और इससे क्वेश्चन भी बनता है 121 नंबर का। चलिए 122 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है ज्वलनशील और रवलिंग तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, तो फोम अग्निशामक का उपयोग जो है ज्वलनशील और रवलिंग तरल आग के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है किस फाइल का उपयोग जाब को फिनिशिंग साइज के करीब बनाने के लिए किया जाता है, तो फिनिशिंग साइज की जब भी बात होगी तो इसके लिए हम लोग सेकेंड कट फाइल का उपयोग करते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला, किस फाइल की पूरी लंबाई में समांतर किनारे कटे होते हैं, तो समांतर जो किनारे हैं वो कटे होते हैं, वो किस में कटे होते हैं, तो वो हैंड फाइल में कटा होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है बेंच वाइज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उपयोग किए जाने वाला मटेरियल का क्या नाम है, तो बेंच वाइज का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो जो हम लोग बेंच वाइज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उपयोग की जाने वाली मटेरियल प्रयोग में लाते हैं वो होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो सेल्फ लुब्रिकेंट होता रहता है ना, यानी कि चिपचिपा नहीं होता, कोई चीज को पकड़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मशीन फिनिश सतहों मशीन फिनिश सरफेस पर कौन सा मार्किंग मीडिया अस्पष्ट रेखा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जब भी मार्किंग मीडिया अस्पष्ट रेखा प्रदान करने के लिए बात है मशीन फिनिशिंग में, तो पर्सियन ब्लू को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर जब भी अस्पष्ट की बात आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 127 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है एक राउंड बार पर केंद्र मार्क करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो राउंड बार पे केंद्र मार्क का बनाने के लिए कैलिपर जो प्रयोग में होता है वो जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम यहाँ पे अगर जेनी कैलिपर नहीं देगा तो आर्ड लेग कैलिपर दे देगा, आर्ड लेग कैलिपर याद रखिएगा। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम आर्ड लेग कैलिपर होता है। अगला, ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्यों किया जाता है। ट्राई स्क्वायर आप लोग देखे होंगे कुछ इस प्रकार ट्राई स्क्वायर होता है, सॉरी इस प्रकार होता है।
तो ये ट्राई स्क्वायर है जो कि क्या करता है, समकोण की जांच करने के लिए, और ये क्या करता है, समकोण को जांच करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 129 नंबर देखेंगे, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग स्क्राइबर को पकड़े रखता है। तो देखिए यूनिवर्सल सरफेस गेज जो स्नग पार्ट होता है वो सरफेस गेज को जो स्क्राइबर को पकड़ा रहता है। चलिए मैं फिगर से आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों के सामने एक यूनिवर्सल सरफेस क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज दिखाया गया है, और ये वाला पार्ट स्क्राइबर है। ये वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, स्क्राइबर है। अब स्क्राइबर को कौन पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे स्नग दिखाया गया है, ये वाला पार्ट स्नग है। स्नग को कैसे टाइट करके पकड़ता है, तो क्लैंप नट के द्वारा टाइट करके पकड़ा जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कौन पकड़ता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज को स्नग पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर दिया है, कट के शुरुआत में पतली दीवार के वर्कपीस को सा मतलब होता है आरी से काटने के लिए, आर्टरी से काटने के दौरान दांतों को टूटना क्यों होता है। तो दांतों को टूटना क्यों होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हाथ द्वारा लगाया गया बल बहुत अधिक होता है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, या मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है। तो मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है, इसलिए पतली दीवार के वर्कपीस को साथ से काटने के दौरान दांतें टूटते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 131 नंबर दिया हुआ है, 0.5 mm पिच के स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक डिवीजन का मूवमेंट पर स्पिंडल की मूवमेंट कितनी होती है। तो मान लीजिए कि पिच दिया हुआ है आपका यहाँ पे 0.5 mm की स्पिंडल थ्रेड है, और थिम्बल की एक डिवीजन पे जो मूवमेंट होता है ना वो 0.01 mm तक होगा। ठीक है, इतनी होगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 132 नंबर देखेंगे, दिया है कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन समायोजन प्रदान करता है। तो फाइन समायोजन प्रदान करेगा वो होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया है मार्किंग टेबल पर कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है। तो मार्किंग टेबल कास्ट आयरन का क्योंकि इसमें सेल्फ लुब्रिकेंट होता है, स्वयं से ये लुब्रिकेशन होता रहता है, इसलिए मार्किंग टेबल का प्रयोग कास्ट आयरन से किया जाता है क्योंकि सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया है फाइलों के दांतों के बीच की फंसी धातों के चिप्स को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो है कापर स्ट्रिप द्वारा इसका प्रयोग करते हैं कि जो फाइल के दांतों में फंसी धातु के चिप्स है उसे निकाले जा सके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चीजल के किनारों पर क्राउनिंग का क्या उद्देश्य है। तो क्राउनिंग का उद्देश्य जो होता है वो चीजल को सीधी रेखा पर फ्री चलने दे, या कटिंग के किनारों को वर्कपीस में घुसने न दे, पेनिट्रेट न करे, डिगिंग न करे। अभी आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है। क्राउनिंग या बोल देगा उत्तलता क्यों प्रदान किया जाता है, तो कटिंग के किनारों को वर्कपीस में घुसने यानी पेनिट्रेट कर देगा, यानी कि उसमें एक दाग बना देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला 136 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे रिवेट पर मार्क किए गए एक्स भाग का नाम दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपका रिवेट का नोमेनक्लेचर आना चाहिए। ये वाला पार्ट जो आप लोगों को दिखाया गया है, ऊपर वाला पार्ट जो, इसे हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, HEAD, हेड बोला जाता है। इस वाले पार्ट्स को जो एक्स के रूप में यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है बॉडी। ठीक है, दूसरा इसका नाम क्या है, शैंक भी बोला जाता है। बॉडी बोलेगा या शैंक बोलेगा। तीसरा पार्ट ये वाला पार्ट है जिसे हम लोग टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल, पूंछ, सिर, टेल, शैंक या बॉडी। अब यहाँ पे एक्स के रूप में किसे बॉडी या शैंक को दिखाया गया, तो टेल तो है नहीं, हेड भी नहीं है, ये क्या है, बॉडी है। डायामीटर किसे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी यानी कि रिवेट की डाया ही क्या होता है, डायामीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला 137 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भारी स्ट्रक्चरल कार्य के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो भारी स्ट्रक्चरल कार्य के लिए हम लोग पैन हेड रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 138 नंबर, दिया है स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली टूल का नाम क्या है। तो जो टूल सपोर्ट करता है रिवेट हेड को, स्नैप रिवेट हेड को, उसे हम लोग डाली बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया हुआ है नीचे चित्र में दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। यहाँ पे रिवेटिंग दोष देख लीजिए, ये क्या हो गया है, यहाँ से रिवेट हेड का शैंक से केंद्रित नहीं है, हेड जो है हेड ये, और शैंक से क्या है, केंद्रित नहीं है, थोड़ा इधर की तरफ खिसक गया है। तो ये क्या है, रिवेट हेड का शैंक के साथ केंद्रित नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए आप लोग फीटर वाले एक को ध्यान रखिए, आप लोग यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फीटर फुल कोर्स चलाया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में आ जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है, फीटर थ्योरी फुल कोर्स में आप लोग को सभी तरह के कोर्स यहाँ पे आप लोग को करवा दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे, तो आप लोग पूरा क्लास देख पाएंगे, आप लोग का थ्योरी क्लियर हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे 140 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है? इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। हाँ, तो देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है? जो 200 या 440 वोल्टेज मुख्य सप्लाई वोल्टेज को कम करता है, ठीक है, कम करता है। तो देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफर में ओपन सर्किट की वोल्टेज जो है 200 या 440 वोल्टेज मुख्य सप्लाई में 40 और 100 वोल्ट को कम करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका वेल्डिंग है, वेल्डिंग चैप्टर में इसे कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। थ्योरी आप लोग देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। दिया है कौन सी वेल्डिंग मशीन एसी और डीसी करंट दोनों को सप्लाई करने के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। करंट जो वेल्डिंग मशीन है उसमें एसी और डीसी दोनों करंट को सप्लाई किया जा सकता है, और सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग भी कर सकते हैं जिसके द्वारा फेरस और नॉन फेरस यानी कि धातु और अलौह धातु दोनों को वेल्डिंग की जा सकती है। तो वो है रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट जो होता है ये एक वेल्डिंग मशीन है जो एसी और डीसी दोनों को प्रयोग करेंगे और सभी तरह के इलेक्ट्रोड का भी इस्तेमाल करेंगे, और फेरस और नॉन फेरस धातु को वेल्डिंग भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। दिया हुआ है रीमर पर मार्क एक्स के रूप में क्या दर्शाया गया है? यहाँ पे मार्क्स एक्स के रूप में ये जो दर्शाया गया है ये किसको डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है हेलिकल एंगल को, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है ड्रिल बीट साइज कैसे मापा जाता है? ठीक है, ड्रिल की बीट की जो साइज है वो कैसे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है लैंड के बीच से, ठीक है, लैंड के बीच से। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस प्रकार की ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए विभिन्न तरह की ट्विस्ट ड्रिल होती है, उसके बारे में देख लेंगे फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए भारतीय मानकों के अनुसार विभिन्न मटेरियल की ड्रिलिंग के लिए 3 प्रकार की ड्रिलिंग उपयोग किया जाता है। एक एन टाइप ड्रिलिंग मशीन है जो कि नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है। एक टाइप एच यानी कि हार्ड और कठिन मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है। एक टाइप एस टाइप का होता है जिसमें सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है। तो सामान्य ड्रिलिंग काम के लिए टाइप एन ड्रिलिंग का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। नॉर्मल या सामान्य काम के लिए एन टाइप, हार्ड और कठिन के लिए एच टाइप, एस में सॉफ्ट और टफ के लिए। एन से नॉर्मल, एस से सॉफ्ट, एस से हार्ड, याद रखिएगा। नॉर्मल आपको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। एन की जब भी बात होगी तो नॉर्मल यानी कि लो कार्बन स्टील का प्रयोग। एच मतलब होता है हार्ड, एच का मतलब होता है हार्ड, तो हार्ड और कठिन मटेरियल के लिए उपयोग करेंगे। एस का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है, तो सॉफ्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 145 नंबर दिया हुआ है, नीचे चित्र में मार्क किया गया एक्स क्या है? ये लिमिट है, टॉलरेंस जोन है या निचली? यहाँ पे एक्स के रूप में ये पार्ट दिखाया गया है, ये टॉलरेंस जोन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 146 नंबर दिया है, बेसिक रख रखाव में मशीनरी को ब्रेकडाउन रोकने के लिए की गई गति का नाम क्या है? तो ब्रेकडाउन रोकने के लिए जो गति हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है निवारक, यानी कि प्रिवेंटिव रख रखाव को से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकडाउन को रोक सकते हैं। यानी कि अगर हम उसे बचाव करके रखें, ठीक है, तो रख रखाव जो होगा उसमें ब्रेकडाउन नहीं होगा, उसकी गतिविधि हमेशा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्प्रिंग पिंस का उपयोग किया जाता है। स्प्रिंग पिंस का क्या उपयोग है ये बताएंगे आप लोग। तो स्प्रिंग पिन का उपयोग जो होता है ये व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप छेदों में असेंबली को लोकेट करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 148 नंबर आपके सामने है। दिया असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्क पीसेस के बीच सापेक्ष मूवमेंट रोकता है? ठीक है, असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष मूवमेंट को कौन रोकता है? तो वो रोकता है बॉडी की फिट बोल्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 149 नंबर। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट शीट मेटल रूफिंग वर्क के लिए किया जाता है? तो जो ज्वाइंट है मेटल रूफिंग वर्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो है डबल ग्रूविंग सीम ज्वाइंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है प्राथमिक चिकित्सा का क्या अर्थ है? तो प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ होता है डॉक्टर से
डॉक्टर के आने से पहले जो मरीज है, जो पीड़ित है, जिसकी दुर्घटना हो गई है, उसे उपचार दिया जाता है, उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। डॉक्टर के आने से पहले पीड़ित का उपचार ही प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड कहलाता है। तो देखिए मैंने आपको 150 क्वेश्चन करवा दिया। अब देखिए जो भी यहाँ पे फिटर की क्लासेस कर रहे हैं, ये बार्क हो गया या एनपीसीआईएल हो गया, उसी में आपका ये क्वेश्चन इंक्लूड करके पूछा गया है। और देखिए आप लोग सक्सेस कैरियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिटर थ्योरी फुल कोर्स यहाँ पे चलाया गया है, ये देख सकते हैं एग्जाम से पहले पहले। और दूसरा यहाँ पे ITI फर्स्ट ईयर की जो नीमी की है वो पूरा देख लीजिए। इसमें लगभग आपको मैराथन क्लास भी दिया गया है, जो कि 480 क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रामबाण मैराथन 480 क्वेश्चन को इंक्लूड करके बनाया गया है, तो इनको देख लीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, और एक यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को टेस्ट लगाना होगा, तो सक्सेस कैरियर ऐप 2 जगह आप टेस्ट लगा सकते हैं सेम पैसे में भी। यहाँ फिटर की देखेंगे तो यहाँ फिटर एडवांस टेस्ट बना दिया गया है। टोटल इसमें कितना टेस्ट डाल दिया गया है, तो 1 2 3 टोटल आएंगे यहाँ पे 14 टेस्ट डाल दिया गया है। और भी टेस्ट बन चुके हैं आप लोगों को, लगभग यहाँ पे जो टेस्ट मिल जाएगा ना, 20 से ऊपर ही टेस्ट मिलेगा, अधिक मिलेगा आपको, 20-25 टेस्ट से भी अधिक मिलेगा। मैं पूरी टाइपिंग करवा को आप लोगों को दे दूंगा। अभी 14 टेस्ट है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। और देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट पे जाएंगे, प्री वाली एग्जाम की भी टेस्ट यहाँ पे डाल दिया गया है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में यहाँ पे टोटल आप लोगों को देखेंगे तो 17 टेस्ट डाल दिया गया है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, वो लगा लीजिएगा। ठीक है, और स्टडी मटेरियल के लिए यहाँ ई बुक एवं प्रीवियस ईयर में आप लोगों को विभिन्न तरह के स्टडी मटेरियल जो कि बुक के रूप में है, आप कर सकते हैं इसको भी डाउनलोड। तो और देखिए सक्सेस कैरियर आप लोग वेबसाइट पे डेली विजिट करते रहिएगा, जिससे कि आपको सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, अप्रेंटिस हो गई, DV हो गई, इन सभी की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जो मैंने ये आप लोग को क्लास आज करवाया है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसमें ऑलरेडी 14,000 से अधिक कैंडिडेट है। आप भी ज्वाइन हो जाइए। उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का मतलब है कि आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट PDF वगैरह मिलती रहेंगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।